हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे की खबर समझने के लिए, हालात को गहराई से समझने के लिए अपने से ज्यादा जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पर खास तौर पर सईद नकवी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमारे दर्शक भी काफी अप्रिशिएट करते हैं, बाकायदा इंतजार करते हैं सईद नकवी साहब का कि बल्कि सजेशन आते हैं कि इस टॉपिक पर सईद नकवी साहब से जरूर मुलाकात कराएं। इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत ही एक तरह का कंफ्यूजन भी है। ये भी एक खौफ है कि हमारी जमीन ना चली जाए। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट अलग है। उसके अलावा उससे पहले राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, कह चुके थे कि हमारी तरफ कुछ चीनी आ गए हैं। और अब चीन में भारत के एम्बेसडर विक्रम मिस्री साहब ने जो कुछ पीटीआई को कहा है वो भी प्रधानमंत्री की बात से जरा अलग नजर आ रहा है। इस सबको समझने के लिए मैं सईद नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर ये इतना कंट्राडिक्शन और बिल्कुल गैर मामूली सूरत हाल के मानी क्या है। आपने 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है और पूरा देश आपकी रिपोर्टिंग पर नजर रखता था। हर संडे ऐसा प्रोग्राम जो किसी ना किसी नए मुल्क में आप ले जाते थे। अब इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए काजमी साहब, इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म यानी एमेच्योरिज्म के दाएं हाथ को ये नहीं मालूम कि बायां क्या कर रहा है, और ये कि पीटीआई ने क्या किया, वहां मिस्री साहब ने क्या किया, एमईए में के जो स्पोक्समैन हैं, इन सब में अंतर विरोध है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये एक तो पहलू ये। दूसरा ये है कि क्या इस पॉलिसी पे गवर्नमेंट के अंदर कोई अंतर विरोध है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ने 19-20 को कहा वो बहुत अहम बात थी। उन्होंने ये कहा कि ना हमारी जमीन में कोई घुसा है और ना हमारी कोई पोस्ट हमसे छीनी गई है। अच्छा, जो कि बिल्कुल बरक्स है उस फजा के जो कि गोदी मीडिया और तमाम लोग बनाने की कर रहे थे। अगर मुझसे पूछिए तो मुझे तो ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक ओपिनियन के बिल्कुल बरखिलाफ, जो कि गलत पब्लिक ओपिनियन कभी कभी बन जाती है, वो एक बहुत स्टेट्समैन लाइक बात कही। यानी उन्होंने ये कहा कि खिंच के, जिसको कहते हैं टैक्टिकल रिट्रीट, जरा सा पीछे हटके, जब आप बॉक्सिंग में देखिए, मोहम्मद अली की बॉक्सिंग का तरीका ये था कि वो रिंग में चारों तरफ दूर रहता था। तो ये भी टैक्टिकल रिट्रीट हो सकती है कि भाई जंग में हमें नहीं जाना है, हमें झड़पें नहीं करनी है, हम ये बहुत ही अहम हो सकता है। और खुदा करे यही हो, मैं ये समझ रहा हूं। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए इसका तारीखी पस मंजर देखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये कहानी और ये अफसाना किसी की समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊंगा। 1947 में हम आजाद हुए, 1948 में चीन की हुकूमत ये वाली आ गई। अच्छा, हम एक यानी सर वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। उस एक्ट के तहत हम जनाब, हमको आजादी गोया उन्होंने दी, हमने भी इसका एतराफ किया। जो हमारा आखिरी वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, उससे हमने कहा कि भैया तुम इसी नए हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन जाओ। तो यानी एक इंपीरियलिज्म से कंटिन्यूटी थी हमारी। वो एक रेवोल्यूशन के बाद पावर में आए थे। तो एक बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के बीच में शुरू ही से था।
उसके बाद भी क्योंकि नए नए उठ रहे थे, लिहाजा हिंदुस्तान ने बांडुंग 1955 में किया और चीन और हिंदी चीनी भाई भाई की बातें होने लगी। लोगों का तसव्वुर था कि शायद ऐसा हो सके, लेकिन बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस असर करते। क्या हुआ? हुआ ये कि क्योंकि इंपीरियलिज्म ने हमको फ्री किया था। देखिए, पाकिस्तान तो उनके गोया उसमें नथी था, उनके जो सीटो सेंटो उनका हिस्सा बन गया था। हमसे उनकी तवक्कुआत क्या थी? बहुत सी तवक्को जो थी उनमें से ये था कि देखिए, कोल्ड वॉर क्या थी? कोल्ड वॉर एक फ्री मार्केट की दुनिया थी और एक तरफ एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी की दुनिया थी। उसमें हमारा रोल, कभी कभी इंपीरियलिज्म हमको यूं इस्तेमाल करती थी कि भाई कम्युनिज्म ना फैलने पाए। मसलन कि यहाँ 1957 में दुनिया में सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार 57 में हिंदुस्तान में आई। कम्युनिज्म, अच्छा ये वही जमाना है, कोल्ड वॉर है 45 में शुरू हो गई है, यहाँ कम्युनिज्म फैल रही है। और जनाब एल्सवर्थ बंकर जो यहाँ पे सफीर थे, उन्होंने 60s में बहुत बड़े रोल अदा किए वियतनाम वॉर में। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई दफा ये लिखा कि भाई हम तो ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान कहीं वाम की तरफ न चला जाए, कहीं कम्युनिज्म की तरफ न। इत्तेफाक से जब ये आया, केरला की सरकार आई 1957 में, तो हमारी सरकार का उनसे राब्ता कायम हुआ। सीआईए ने बाकायदा, यानी अब तो खुल पहले नहीं पता चलता था, सीआईए ने बाकायदा उस सरकार के उसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करने, झगड़े पैदा करने सड़क पे, ये तो खुल के आ गई ये चीजें। बंकर साहब ने खुद ये कहा है एक इंटरव्यू में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। तो ये एक रोल आपके पास था। उसी में एक, अच्छा, हम मिस जवाहरलाल नेहरू के समझ रहे थे कि एक तरफ तो भाई हम वेस्टर्न पावर हमारे साथ हैं, उधर रूस और चीन की जब खलिश पैदा हुई 60s में, तो ये समझे, देखिए चीन इस वक्त आइसोलेटेड है, न रूस इनके हक में है, न वेस्ट अपने हक इनके हक में है। इनके यहाँ अभी जिसको वो कहते थे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड 58 में, उससे उसके बाद इनके यहाँ कोई 30-30 मिलियन लोग फैमिन में मर गए, और उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तो एक बहरान से गुजर रहा था चीन। यहां ये पॉलिसी बनी, पंडित जी ये समझे कि शायद इस वक्त चीन बिजी है, हम अपनी, उसे कहते थे फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड का क्या मतलब हुआ? मतलब एक जमीन है हमारे आपके घर के बीच में, वो अभी उसकी बाउंड्री अनडिसाइडेड है, उसमें जरा आप अगुवाई कर लें। थोड़ी सी आपने देखा होगा दिल्ली में अपने घर के सामने लोग क्यारियां बना लेते हैं, फिर वो क्यारियों को और बढ़ा के आप बाग बना लीजिए, कुछ ये हुआ। उस पे उन्होंने, अच्छा यहाँ लाइनें इंपीरियलिस्ट लाइनें थी, वो खुद नीचे से ऊपर उठ के आए थे, वो कहे नहीं ये गलत है। अब उसी में झड़प हुई। अब वो झड़प में अगुवाई किसने की? ये हम कहते हैं साहब चीन घुसा है, उन्होंने ये कर दिया। उस जमाने में एक, क्योंकि उस जंग में हमारी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, रेप्यूटेशन का भी, फौज का भी, जानो माल का भी, तो एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसको कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक और ब्रिगेडियर भगत, इन लोगों ने मिलके एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट, भाई दुनिया चाह ढूंढ रही थी कि भाई हमको बताएं कि क्या, किस वजह से इस बुरी तरह से हम पिट गए। वो रिपोर्ट जनाब खुफिया वो डाल दी गई लॉक एंड की में।
और वो पड़ी रही, अभी तक वो ऑफिशियली ओपन नहीं हुई है। लेकिन उन दिनों में हमारे यहाँ भी इंपीरियलिज्म से मिले हुए बहुत से लोग हैं। सरकार के कुछ लोगों ने वो रिपोर्ट मुहैया कर दी, एक बहुत ही बड़े यहाँ पे जर्नलिस्ट होके आए थे टाइम्स लंदन के, उनका नाम था नेविल मैक्सवेल। नेविल मैक्सवेल, अच्छा, उन दिनों में स्टेट्समैन का रेजिडेंट एडिटर जो था वो टाइम्स लंदन के ब्यूरो चीफ का स्ट्रिंगर होता था। ये आपका इंपीरियलिज्म का रिश्ता था जनाब। जी जी। कुलदीप नैयर आखिर वक्त तक जब स्टेट्समैन में थे, बड़े फख्र था उन्हें कि वो टाइम्स लंदन के स्ट्रिंगर हैं, वो थे। इसको तमाम ये रिपोर्ट मिल गई और इसने उसके ऊपर एक किताब लिखी। वो किताब थी इंडिया चाइना वॉर। उसमें इसने ये बयान किया कि दरअसल हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी हम लोग मिसरीड कर गए और हमने कुछ ज्यादतियां की, लिहाजा चीन ने उसका रिटेलिएट किया और हम तैयार वैयार थे नहीं, लिहाजा ये सब नुकसान हो गया। अच्छा साहब, तो वो रिपोर्ट कहाँ है? अब उसने जब देखा कि हिंदुस्तान में 2012 में नेवल मैक्सवेल ने ये रिपोर्ट, हेंडरसन भगत रिपोर्ट, उसने यहाँ के तमाम एडिटरों के हाथ में रख दी कि भाई सब मेरी ले दे कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये किताब लिख दी, आप ये रिपोर्ट तो पढ़ो। सबके पास वो रिपोर्ट मौजूद थी, किसी ने भी लिखा नहीं। फिर 2014 में नेवल मैक्सवेल ने हांगकांग में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को एक इंटरव्यू देते हुए उस रिपोर्ट का हवाला दे दिया और ये सब बताया जो मैं आपको बता रहा हूं। जी जी। वो उसमें ये हालात थे तब के जो कि अभी छुपे हुए। जवाहरलाल नेहरू की जाहिर पंडित जी की गलती थी। अगर उस गलती से मोदी साहब हट रहे हैं तो ये इनके सर पे बहुत बड़ा तमगा होगा, ये इनके माध्यम। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फिर वही किताब उन्होंने किया कि हमने किया। अगर कहीं हमें उनमें फिर यही निकला किताब, तो उसने पहले ही दिन ये कह दिया कि देखिए हमारे यहाँ ना कोई गुस्सा था ना हमारी कोई पोस्ट गई। अब जो अमला है, अब वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, या तो उसके गले से ये निकल नहीं रही है बात। देखिए उन दिनों में भी क्या हुआ, ये काजमी साहब लोग जानते नहीं है। जी जी जी। जंग बुरी तरह से हम लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे थे चीनी 1962 अक्टूबर नवंबर में। तो पंडित जी ने एक खत लिखा कैनेडी को पहले, जो वहां प्रेसिडेंट थे, फिर दूसरा खत लिखा, फिर एक खत लिखा हैरल्ड मैकमिलन को जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और दोनों से कहा कि जल्दी हमको 12 स्क्वाड्रन हवाई जहाज भेजिए, B-52 बॉम्बर्स भेजिए, ये भेजिए। और अगर उसको आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि मैं तो ब्रूस राइडल की किताब आई है, जी जी ब्रूस राइडल जो कि CIA के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, जी जी। उन्होंने किताब लिखी है फॉरगॉटन वॉर, जो इंडिया और चाइना की है। उस पे उसमें ये सब कोट किया उसने कि भाई इन्होंने खत लिखे, PK नेहरू हमारे सफीर थे, वो जाके उन्होंने कैनेडी साहब को दिए। अब वहां पे चक्कर ये था कि अगर कैनेडी इससे कोई क्या मदद करें हिंदुस्तान की, क्या मदद करें, यानी 10,000 अमेरिकी सोल्जर्स आने की बात हो रही थी उस राइडल की किताब के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूं जी कि जी। मैं कोट कर रहा हूं, 10,000 आके ट्रेन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सब। अब आप वहां पहुंच गए, एक तरफ तो आप इंडिपेंडेंट हैं, एक तरफ आप बांडुम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको जब जब जरा सा आंच आई तो आप पहुंच गए, वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो साहब आपने जाके उनसे मांग लिया। अब वो अगर आपको देते
तो कैसे देते। अभी 10 साल पहले कोरियन वॉर खत्म हुई थी अमेरिका और चीन के समझौते से। एक समझौता अभी 10 साल पहले, बड़ी जंग थी, उसके बाद क्या आपके कहने पे बहरहाल वो फिर भी तैयार। मेरे ख्याल में चीनियों को ये भनक, ये मेरा अपना कयास है, भनक मिल गई होगी इससे पहले कि ये कोऑर्डिनेट करें। उन्होंने अपना, उनका काम हो चुका था, वो विड्रॉ कर गए। हिंदुस्तान में एक ही एडिटर था, उसका नाम था एनजे नागपुरिया, उसके आप कॉलम्स पढ़िए तब। उसने, उसी ने अकेले ने लिखा था कि ये इस वक्त यहां तक आएंगे और उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। हो सकता है नानपुरिया को भी इस रिपोर्ट की भनक हो, लेकिन ये रिपोर्ट तो जंग के बाद बनी है, लिहाजा उसको कहीं ना कहीं से, वो बड़ा सूझबूझ का आदमी था एनजे नानपुरिया। तो ये है कि अब क्या हो रहा है। अब ये है कि साहब अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं, अमेरिका ये चाहता है कि एक दो हाथ अगर हो जाएं तो वो 6th फ्लीट यहां लाके खड़ी कर देगा और 7th फ्लीट खड़ी कर देगा। और इससे बेहतर ये है मेरे हिसाब से, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, सेल्फ सफिशिएंसी। आप किसी के ताबे नहीं, किसी पे नेशनल इंटरेस्ट में आप, बल्कि माओ की एक बात मुझे याद आती है, माओ जेतुंग, वो कहता था पहले अपने घर को तैयार करो फिर मेहमान को बुलाओ। और हम अभी तक वो जो इंपीरियल लिंक्स में फंसे हुए हैं, उनसे हटके अभी हमारी प्रायोरिटीज हैं काजमी साहब। ये मिलियंस जो पैदल निकल गए हैं, उनको आइंदा कभी पैदल न निकले। हमारी प्रायोरिटी है कि मेडिकल हेल्थ सिस्टम ऐसा हो कि दुनिया में नहीं है, हमारे लोगों की तालीम फ्री हो, हमें एक सोशल सिक्योरिटी नेट मिले। पुराने धंधों में वो जो वो कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर नहीं चल रहा है, इसीलिए वो हमसे आगे हैं, क्योंकि वो दरअसल आत्मनिर्भर हैं। उन्हें किसी से मदद नहीं मांगनी, वो आत्मनिर्भर हैं। आप आत्मनिर्भर अभी नहीं हैं, खुदा के लिए हो जाइए, हम आपके साथ हैं। आपकी इन सारी बातों से एक दो तीन चीजें निकल के आती हैं जो अब तक मैं समझाऊं, वो ये कि आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है हमारी तरफ से उस तरफ बढ़े हों एलएसी के दूसरी तरफ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया। हाँ हाँ, अगर 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 हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे यहाँ कोई नहीं आया, तो इसका मतलब वही है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो 1962 में जो कुछ हुआ था। दूसरी बात ये कि इस वक्त अमरीकी इलेक्शंस का भी माहौल है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये कि क्या इस वक्त ऐसा हो या ऐसा कराया गया हो, कहां से कराया गया हो वो चीजें समझने की हैं, लेकिन क्या अमरीकी फौज को इंडिया में लाने की कोई तैयारी की तरफ इशारा है? क्या क्या कुछ है? मतलब चूंकि मिडिल ईस्ट में बहुत जगहों पर डिस्प्लेस हो रही है अमरीकी फौज। मैंने आपको एग्जांपल दिया 1962 में क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 30 मिलियन डेड इन फैमिन, वो कल्चरल रेवोल्यूशन उसके बाद शुरू हो गया। उधर रूस से खलिश, दोनों एक साथ थे, वियतनाम वॉर में शुरू में साथ थे, फिर खलिश पैदा हो गई, ये अलग वो अलग। तो ना इनके साथ रूस जो कि कम्युनिस्ट था, ना इनके साथ अमेरिका, तो ये अकेले। तो इन सब परेशानियों को मुंजमद देख के शायद हमने कहा हो कि ये मौका अच्छा है, अपना मामला सेटल कर लो। हो सकता है इशारा मिला हो कि भाई ये इसको कम्युनिज्म को दबाए रखना। ये तो तब की बात है। इस वक्त क्या है, कोरोना वायरस में फंसा हुआ है, सारे लोग इस वक्त अमेरिका चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चीन की राइज से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन इस वक्त वो अपने उरूज पे है। कल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है कि चीन को क्यों खत्म करना चाहिए, क्यों उसको दबाना चाहिए। उसके बाद उसने कहा है कि पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कहेंगे, फिर डिफेंस सेक्रेटरी बोलेगा,
तो एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, सोल मेट, यानी इनसे इनके वो वहां नहीं, वो वहां के निकाले हुए तो हैं। कौन? जनाब स्टीव बैनन। जी ये कह सकते हैं गो वहां नहीं, कहा? व्हाइट हाउस। गो जी वहां नहीं, पर वहां के निकाले हुए तो हैं। हाँ काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। जी जी क्या जी कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये इलेक्शन ट्रम्प का लड़ा जाएगा एक इशू पे, चाइना, 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 चाइना। तो क्या उस रॉन्ग में तो हम नहीं फंस रहे कहीं? जी। वही सवाल है कि क्या अब जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बात कही जाती है, अभी आखिर आखिर में बिल्कुल कोरोना शुरू हो चुका था, उसके बाद यहाँ नमस्ते ट्रंप हुआ, जिस पर अब तक बहुत से लोगों का ये अंदाज है और ऐतराज है कि ऐसे वक्त पर उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था और उससे हमारे यहाँ कोरोना फैल गया। तो इस नजदीक दोस्ती और एक बैकग्राउंड, पिछली जो अमेरिका अब कई दहाइयों से ये बात कहता रहा है, इशारों में, कभी खुल करके, कि भारत से हम ताल्लुकात अच्छे करें ताकि हम चीन को कंटेन कर सकें। तो ये कंटेन करने की बात जो है, क्या हम ये अमेरिका के हाथ? बिल्कुल सही। ये उनके जो इस्टेब्लिशमेंट की ये थिंकिंग शुरू से है, जी जी और वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग शुरू से है कि जी वो हमको समझते हैं कि भाई ये कैट्स पॉ है, हाँ, लेकिन इसके दो पहलू हैं। जी एक तो ये कि इसको इस्तेमाल किया जाए एज टू बिल्ड अप एज अ नेक्स्ट काउंटर वेट टू चाइना। जी वो जी अब उजलत में दिखाई नहीं दे रहा। तो हाँ, तब तक क्या ये तो नहीं है कि चढ़ जा बेटा सूली पे, जी और ताकि ये हो कि एक दो झड़पें हो जाएं। तो वो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट बहुत सूझबूझ का है। उन्होंने जो जरा सा एक विड्रॉल खिंच के जो बात कही है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये इसमें क्या तो क्या एक झटके में काट कर दिया और उसके बाद सूली से बचने की कोशिश है ये? नहीं, अभी तो मुझे नहीं मालूम ये कि हाँ वहां पे क्या हुआ। वो हाँ डिटेल्स का अंदाजा मुझे नहीं है। मैं ये हाँ जानता हूं कि दो मुसलमानों के नाम बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक हाँ है गुलाम रसूल गलवान, और जी दूसरे हैं दौलत बेग वल्दी। और जी जी लोग ये भूल रहे हैं कि दोनों अहले ईमान है, कि जी कभी जी शायद नाम पढ़ते रहे हों। जी उनके जी एक बखेड़ा छोड़ गए हैं, हाँ समझे? कुछ हाँ इंपीरियलिज्म छोड़ गए, ये छोड़ गए, उसके ऊपर लड़ाई हो रही है। ये कि हमारे, मैंने आपको बता दिया, हाँ हमारे आपके बीच में ये जो सड़क है, हाँ इसमें लाइन अभी तय नहीं। हाँ सामने वाले ने क्यारी बढ़ा दी है, हम्म, उसमें नींबू भी उगने लगे हैं। जी उसने कहा कि थोड़ा सा ये जब हो ही रहा है तो एक दो कदम और आगे कर लो। इधर इन्होंने कहा कि अरे वाह। तो इस किस्म की बजाय इसके कि 1903 में जो बातें शुरू हुई, वो बातें शुरू हुई और इसको इसका समाधान हो। डेंग शाओपिंग ने बहुत सही बात कही। हाँ वो कहता था कि देखो, बाउंड्री इशू को हॉस्टेज न बनाओ अपने रिश्तों को। हम्म, ये उलझा मामला है, जी इसको चलने दो। हाँ वो उसने कहा था कि अगली जनरेशन बहुत से मसले सॉल्व करती हैं, हम्म, अभी हमें रिश्ते बढ़े, हम लोग एक दूसरे से हमवार हों, और इनको हम देखेंगे। हाँ, अगर बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, इसको ठीक करो। ये हम एक मसला है, वो मानता है, उसका कहना सही। तो ये है भाईजान अच्छा काजमी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी सेमी गवर्नमेंट, जिसे कह दिया जाता है, कभी कभी उसे प्राइवेट कह दिया जाता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और उसको अब प्रसार भारती के जरिए एंटी नेशनल तक कहा गया। तो और जो पत्रकार हैं के जे एम वर्मा बीजिंग में, वो जी। अच्छे खासे मंझे हुए पत्रकार हैं, इससे पहले वो इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं। तो इतना बहुत इतना इतना मैच्योर जर्नलिस्ट कोट करके कोई बात कहता है। पीटीआई का कोई आदमी इस्लामाबाद और बीजिंग नहीं जा सकता जब तक कि वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्लियर ना कर दिया गया हो। जी तो जी ये पेच इसके अंदर एक और है, क्योंकि बहुत नाजुक जगह है दोनों।
जी, और जी। पीटीआई का। इसलिए ये कि साहब वो एंटी नेशनल हो गए हैं। अब इसमें ये अब देखिए आगे 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 देखिए होता है क्या। हम्म। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि अंतर विरोध कोई हो बड़े हाँ। लेवल पे चीन की पॉलिसी पे, हो सकता चूंकि पीटीआई पर दो इल्जाम हैं, एक तो दिल्ली में जो उनके एम्बेसडर हैं उनका इंटरव्यू किया, उसको भी एंटी नेशनल कहा गया, और अब जो बीजिंग से किया है इंटरव्यू, दोनों को उसी नजर से देखा जा रहा है। शायद सरकार में ये एक फीलिंग है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही है उसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग में खासतौर पर न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्टिंग होती है वो तो कोट करके बिल्कुल दो दुनी चार की तरह से होती है, उसमें अपनी ओपिनियन भी नहीं होती, उसको एंटी नेशनल कहना जर्नलिज्म पर क्या मतलब, आपको क्या लगता है? है। खुदा जाने कौन लोग हैं जिन्होंने ये कहा है, इनको कौन एडवाइस करता है, ये कोई भी नहीं जानता। क्योंकि ये अल्लाह राम भरोसे ये बहुत सी चीजें चल रही हैं। यानी देखिए, एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत आलिम पढ़े लिखे आदमी हैं, रोशन लोग हैं इस सरकार में। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो कौन हैं, उनकी नौइयत क्या है, वो ये समझ रहे हो शायद कि ये करने से उनके नंबर बढ़ जाएंगे मोदी जी के यहाँ या नागपुर में, खुदा जाने। बहरहाल ये कि ये एक अनकोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट का के होने का इशारा है ये। जी, जी, लेकिन बात ये है कि जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो स्टैंड लिया मोदी ने, तो वो कि जवाहरलाल के स्टैंड से मुख्तलिफ चढ़ गए सूली पे। आखिर में क्या हुआ, 2 साल के बाद जिंदा नहीं रह पाए पंडित जी फिर। जी, 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 1964 में उनका देहांत हो गया। तो फिर चढ़ जाए ना, ये इसने अभी खिंचा है। आप देखिए, मेरे ख्याल में अब बातें होंगी कि टेम्परेचर नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, एक एक वातावरण बन गया है कि हम नफरतें बड़ी जल्दी अपना लेते हैं कि साहब वो पाकिस्तान से नफरत करो, अब चीन से नफरत करो, उनका सामान मत खरीदो, और साहब मुसलमान से नफरत करो, और कश्मीर में जो लोग हैं उनसे नफरत करो, तो दुनिया में जो है सारे एक से नफरत करो। तो ये एक जो स्कीम है, जी, ये इसको कंट्रोल करना भी प्राइम मिनिस्टर ही का काम है। अब जी, वो जी, करते हैं कि नहीं ये हम देख। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहीद रफी साहब। जिस तरह से स्ट्रीम के अगेंस्ट एक तरह से प्रधानमंत्री जी बोले हैं, आप भी मैं समझता हूं अब तक जो हम अब तक पढ़ रहे हैं या बोलता हुआ सुन रहे हैं लोगों को, आपने भी अपनी एक अलग एक बात रखी है और बड़ी मजबूती से रखी है कि मुल्क की भलाई जिसमें हो उसमें अगर 2 कदम पीछे भी खींचने पड़े तो वो बेहतर कदम है। बहरहाल आपने बहुत सी चीजें गहराई से बताई, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमें आप वक्त दे देते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ अब मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, इतने तजर्बात एक जगह एक साथ आपको मिलते हैं, ये नकवी साहब की ही एक महारत है। एक लंबे अरसे से मुख्तलिफ मुल्कों में, पूरी दुनिया में कोई खित्ता नहीं बचा होगा जिस मुल्क से आपने रिपोर्टिंग नहीं की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमें वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।